नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो लेके आते हैं। आज के हमारे पास में दोस्तों 232 नंबर की जो है वो क्लास आएगी और वो आएगी हमारे पास में हाइपरटेंशन, यानी कि इन द सेंस अब तक हमने 231 क्लासेज जो है वो कर ली है। और साथ के साथ ये भी हम कह सकते हैं कि 2025 का आज हमारे पास में 232वां दिन जो है वो शुरू हो चुका है। पूरे 365 में हमारे पास में 232 दिन जो है वो आज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने दोस्तों एक प्रॉमिस किया था आपसे 1 जनवरी 2025 को कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आएंगे और रोज सुबह 7 बजे जो है वो हमारी क्लास में क्लास होती है। अब तक हमने एक भी दिन बिना मिस किए हुए जो है वो हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, डेली फिक्स टाइम पे सुबह 7 बजे हमारे पास में क्लास आती है और इसको हमने 1 जनवरी 2025 से शुरू किया था और बोला था कि हम इसको जो है वो पूरा 365 दिन चलाएंगे और बिल्कुल चलाएंगे ही। जिस तरीके से आपका साथ रहा तो मैं 100% इसको जो है वो चलाऊंगा। अब तक हमारे पास में 231 क्लासें हो चुकी है। आज का दिन आ गया 232वां दिन, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो लिस्ट है वहां से मैंने लिया था। जैसा कि आपको पता ही है कि जितने भी हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन सबको जो है वो मैंने एग्जैक्ट इकट्ठा किया था और फिर उसके बाद 200 टॉपिक की जो है वो हमने एक लिस्ट बनाई थी। वो लिस्ट अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों के पास में है। अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके भी वो लिस्ट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और उस लिस्ट में जैसे जैसे हमारे पास में टाइम मिलता है वैसे वैसे हम उसमें से एक एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवाते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात करें और इसके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हाइपरटेंशन से निकल के आते हैं। इवन मैं तो कहूं कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। ठीक है, क्योंकि करीब करीब सब एग्जाम में हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है वो हमारे पास में काउंट होता है। और आज का टॉपिक न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से आपको डेली जो एक्टिविटी है उसमें भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 2 डिजीज सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है। कौन कौन सी 2 डिजीज है? एक है दोस्तों डायबिटीज और एक है हाइपरटेंशन। और लिटरली दोस्तों मैं आज इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने ये चीज देखी है, ये वाकई में जो है वो ये दोनों डिजीज सारी डिजीज का घर है। अगर कोई पर्सन या किसी की फैमिली में डायबिटीज और ये हाइपरटेंशन ना हो ना तो बाकी 90% डिजीज वैसे नहीं आएगी। आप कहोगे कि सीकेडी की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होती है, सीएलडी की भी होती है, मानता हूं, लेकिन जितने भी आप डिजीज का नाम लोगे ना, जैसे सीवी हो गया, आप कहोगे कि सर जो है हमारे पास में सीएलडी हो गया, सीकेडी हो गया, इन सब में हमारे पास में जो है वो ये मेजर रोल प्ले करती है। ये जो हमारे पास में हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज है वो काफी ज्यादा जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। इवन इससे हाइपरटेंशन को तो जो है वो साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर जो है वो घर कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। और ये डिजीज दोनों के दोनों, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये सबसे खतरनाक डिजीज है, सबसे बेकार डिजीज है, जो कि बाकी सारी डिजीज को जो है वो प्रमोट करती है। और गजब की बात यह है कि आजकल हर घर में जो है वो ये दोनों डिजीज प्रेजेंट है। तो बड़ा सोचने विचारने वाला जो है वो विषय है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज करीब करीब घर में करीब करीब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉलेज के लिए भी जो है वो आपको आज की क्लास जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो दोस्तों हर एक लाइन से इसमें से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। हर एक जगह से, इंट्रोडक्शन से भी, डेफिनेशन से भी, टाइप से भी, क्लिनिकल फीचर से भी, डायग्नोस्टिक से भी, देन उसकी मैकेनिज्म से भी, मैनेजमेंट से भी, हर एक जगह से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हमारे पास में बिल्कुल सिंपल और एकदम इजी है। जितनी इजी इसकी डेफिनेशन है उतना ही हार्ड ये टॉपिक है। डेफिनेशन ही इसकी इजी है, बाकी सब चीजें
हाइपरटेंशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जो हमारे पास में ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने क्लास जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है, ठीक है। तो आप वहां पे आके देख सकते हो, मैंने टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इन सब की क्लासेस जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। तो आप ब्लड प्रेशर कैसे होता है, कैसे जो है वो मेजर किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो मैंने वहां पे ले रखी है। अब वह सारी चीजों को यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना सा जो है वो सुपरफिशियली बता देता हूं कि जो ब्लड प्रेशर है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन करता है, सुपरफिशियली बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में हमने 1 घंटा वहां पे खराब कर लिया है। तो जो बच्चे लगातार मेरी क्लास ले रहे हैं, मैं नहीं चाहता उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो। आपको अगर और डिटेल से पढ़ना है तो आप बुलेट सीरीज में जाके जो है वो वहां पे पढ़ सकते हो। बाकी हम सिंपली बताएं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रेक्शन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करता है तो ब्लड जो है वो हमारे पास में अरोटा के अंदर आता है, ठीक है। तो ब्लड किस प्रेशर से जो है वो अरोटा के अंदर जा रहा है उसको हम कहते हैं एक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर नाम से पता चल गया है, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जैसे ही जो है वो कॉन्ट्रेक्शन किया तो ब्लड सारा का सारा कहां गया दोस्तों, अरोटा के अंदर गया। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उसके बाद आर्टरी वापस अपनी जगह पे आएगी, ठीक है। आर्टरी वापस अपनी जगह पे आएगी और वो एक ब्लड के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन रखती है जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम कहते हैं दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो रेशियो होता है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, इनका रेशियो ही हमारे पास में क्या कहलाता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर कहता है। और इसमें शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारे पास में बीपी। तो ये जो बीपी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर मैंने सिंपली तरीके से बता दिया, डायस्टोलिक बता दिया। और भी डिटेल से आपको जाना है वहां पे जाके देख सकते हो। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, प्रेशर से जो है वो ब्लड अरोटा के अंदर गया। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर अराइज किया, ठीक है, अरोटा के ऊपर या ब्लड के ऊपर जो अराइज किया, वो आ गया हमारे पास में सिस्टोलिक प्रेशर। देन जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्शन हुए, आर्टरी ने उस ब्लड के ऊपर जितना प्रेशर अराइज किया, इसको हम कहते हैं दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। तो ये चीज होती है हमारे पास में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, और इसको हम कहते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना वो क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा बीपी और हाइपरटेंशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HTN। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज होगी, अब फटाफट जो है इसको ले लेते हैं डेफिनेशन को, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाइपरटेंशन इज द परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबाउ द नॉर्मल रेंज। देखो एक वर्ड यहां पे डाल दिया, परसिस्टेंट, यानी कि लगातार। ऐसा नहीं है जैसे मान लो आप दौड़ के आते आपने बीपी चेक किया, अब दौड़ के आए हो तो ऑब्वियसली हमारे पास में बीपी जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और अगर उस टाइम पे फिर आप कह दोगे कि सर इसको तो जो है वो हाइपरटेंशन है, जी नहीं, लगातार वो इंक्रीज मिलना चाहिए कम से कम 2 या 3 इवेंट में। जैसे हमने सुबह चेक किया, देन 2 घंटे बाद किया या आधे घंटे बाद किया, अगर 2-3 इवेंट्स के बाद में भी जो है वो बीपी इंक्रीज मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है वो हाइपरटेंशन है। सडनली को नहीं कहेंगे, किसी बच्चे को थोड़ा सा धमका दिया तो बीपी हाई हो गया, ठीक है। इवन मोबाइल थोड़ी देर के लिए नहीं मिला, सडनली बीपी हाई हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है। नहीं, कम से कम 2 या 3 इवेंट में जो है वो हमारे पास में कंटिन्यूस बीपी इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अभी आएगा, ठीक है, पूरी चीज आएगी। तो हाइपरटेंशन इज द परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज से जो है वो हमारे पास में ब्लड प्रेशर लगातार जो है वो हाई रहता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपरटेंशन कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल रेंज से लगातार ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल बीपी की बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों, नॉर्मल बीपी अप्रोक्सीमेटली होता है हमारे पास में 120/80, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में 120 होना चाहिए, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में 80 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में नॉर्मल बीपी की जो है वो रेंज है। देन उसके बाद हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर अबव और इक्वल
140/90, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में 140 से ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर 190 से ऊपर, यानी कि हाइपरटेंशन कंडीशन क्या आ जाएगी, हाइपरटेंशन कंडीशन आ जाएगी सिस्टोलिक प्रेशर 140 और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास में 90 mmHg। ठीक है, mmHg में मापते हैं, mm ऑफ Hg बोलो या mmHg में जो है वो नापते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर 140/90, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ऊपर या इक्वल और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ऊपर या इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एग्जैक्ट करा है इन ऑन 2 और मोर सेपरेट रीडिंग। ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार जो है वो हमने रीडिंग ली है और उसमें हमारे पास में 140/90 से जो है वो बीपी ऊपर आया है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को जो है वो क्या है दोस्तों, हाइपरटेंशन है। क्लियर है, ये हो गया डेफिनेशन। देन उसके बाद आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA, ठीक है, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2017 में जो है वो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था किसका, हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन सी चीज को कौन सा हाइपरटेंशन जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नॉर्मल। नॉर्मल तो आपको पता ही है, सिस्टोलिक प्रेशर अगर हमारे पास में 120 रहेगा और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 से अबव रहेगा, अबव इन द सेंस इक्वल या अबव। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि लगभग 120/80 रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेंज। देन उसके बाद धीरे धीरे बीपी इंक्रीज होता है, 120 से ऊपर से लेके 129 तक बीपी रहता है, या 121 से लेके 129 mmHg रहेगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से लेके या 81 से लेके 80 तक रहेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिवेटेड। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, हाँ बीपी इंक्रीज रहता है ये कह सकते हैं। बीपी जो है वो हायर साइड में रहता है या बीपी एलिवेटेड साइड में रहता है, वो चीजें कह सकते हैं, बाकी हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज किसको कहेंगे, अगर हमारे पास में सिस्टोलिक बीपी 130 से लेके 139 तक रहेगा और डायस्टोलिक बीपी 80 से 89 तक रहेगा, ये हमारे पास में हाइपरटेंशन फर्स्ट की स्टेज है। देन सेकंड आ जाता है हमारे पास में हाइपरटेंशन सेकंड। एग्जैक्ट जो स्टेज है वो इसी को कहते हैं, एग्जैक्ट जो हाइपरटेंशन की स्टेज है ना वो इसी को कहते हैं। हालांकि ये तो हमारे पास में AHA ने दी है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दी है। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अभी तो आपने कहा था कि हाइपरटेंशन जो है वो होता है हमारे पास में 140 से 90 और आपने यहां पे दे दिया हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। तो दोस्तों ये AHA के अकॉर्डिंग है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं AHA के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा होता है। तो हाइपरटेंशन सेकंड स्टेज, इसमें हमारे पास में सिस्टोलिक बीपी जो है वो 140 से अबव रहेगा और डायस्टोलिक बीपी जो है वो हमारे पास में 90 से अबव रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपरटेंशन क्राइसिस, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइपरटेंशन क्राइसिस जो है वो कौन सा होता है, अगर हमारे पास में सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो वो 180 से ऊपर होना चाहिए और डायस्टोलिक बीपी जो है वो हमारे पास में 120 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की रेंज क्या है दोस्तों, सिस्टोलिक प्रेशर जो है 180 से ऊपर, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में 120 से ऊपर रहता है, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप, हाइपरटेंशन के जो है वो टाइप हम ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके टाइप बहुत अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो सबसे मेजर टाइप है वो दो होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और भी हाइपरटेंशन में बता दूंगा आपको, वर्बली बताऊंगा, क्योंकि उनका इतना सिग्निफिकेंटली नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न में नहीं लिखे लाया हूं, आपको अलग में मैं टाइप बता दूंगा ताकि आपको कोई पूछे तो ये ना हो कि सर ने जो है वो हमें कंप्लीट नहीं करवाया। लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं है, वो काफी सारे बुक्स में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, बाकी मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशन टाइप में हमारे पास में दो ही हाइपरटेंशन होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकंड होता है हमारे पास में सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, दोनों को हम ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, या इसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, जितने भी हमारे पास में केस होते हैं उसमें 90 to 90% जो है वो हमारे पास में इसी के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये है कि
हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है उसका कोजेज ही नहीं पता है, एटियोलॉजी जो वो अननोन है। सबसे बड़ी बात देखो, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला हाइपरटेंशन भी यही है, ठीक है। 90 to 95% केसेज में जो है वो हमारे पास में प्राइमरी हाइपरटेंशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन उसका एग्जैक्ट कोजेज नहीं पता है कि इसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो रहा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, वो हाइपरटेंशन होता है लेकिन वो किसी दूसरी डिजीज की वजह से होता है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास में कोई और डिजीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सीकेडी हो गया, जैसे सीएलडी हो गया, ठीक है। तो और किसी डिजीज की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और ये ओनली 10% केस में होता है। पहली चीज है हमारे पास में प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन की एटियोलॉजी किसी को नहीं पता है कि किसकी वजह से होता है, किसी को नहीं पता। हाँ, रिस्क फैक्टर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि एग्जैक्ट एटियोलॉजी तो नहीं पता है, लेकिन कैसे कैसे ये हाइपरटेंशन होता है। तो दोस्तों जैसे जैसे एज बढ़ती है, सबसे पहला रिस्क फैक्टर आ गया हमारे पास में एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ेगा। सिंपली अगर हम बात करें तो डायरेक्टली एज का जो है वो प्रोपोर्शनेट होता है बीपी, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बीपी बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जेनेटिक। जेनेटिक इन द सेंस अगर किसी फैमिली मेंबर में किसी को हाइपरटेंशन है, आपने देखा होगा कि ये तो हमारे पास में जो है वो फेमिलियर है। अगर मान के चलिए किसी मम्मी पापा को हाइपरटेंशन है तो उसके बच्चों में भी हाइपरटेंशन की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो फैमिली में अगर 4 मेंबर को है तो बाकी 4 को भी हाइपरटेंशन की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया जेनेटिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ओबेसिटी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे ओबेसिटी होगी वैसे वैसे हाइपरटेंशन होगा, तो ये हमारे पास में ओबेसिटी भी डायरेक्ट जो है वो बीपी की प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे हमारे पास में ओबेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो हमारे पास में बीपी भी जो है वो बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे बीपी भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी वैसे बीपी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाई साल्ट इनटेक, ठीक है। बिल्कुल ये भी है हमारे पास में। जैसे जैसे आप साल्ट का इनटेक इंक्रीज करोगे, तभी तो आपने देखा होगा कि जिस पर्सन को बीपी होता है या जिस पर्सन को जो है वो हमारे पास में ब्लड प्रेशर होता है, सबसे पहले उसका नमक बंद किया जाता है, ठीक है। नमक जो है वो उसको नहीं लेने दिया था। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास में क्या करता है दोस्तों, बीपी को जो है वो इंक्रीज करता है। तो हाई साल्ट ये भी जो है वो हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है बीपी के। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही जो है वो आपका बीपी जो है वो बढ़ेगा। कहते हैं ना कि यार तू स्ट्रेस मत ले, तू अपना बीपी मत बढ़ा, कई बार आपने सुना होगा, तो वही चीज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, खा लोगे, सो जाओगे, ऐसे ही पड़े रहोगे, ऐसे सारे दिन मूवी देखते रहोगे, ठीक है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो भी जो है वो आपका बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास में जितने भी आगे एज हो गया है, देन हाई साल्ट इनटेक हो गया है, हाई साल्ट इनटेक हो गया है, देन उसके बाद जो है वो ओबेसिटी हो गया है, देन स्ट्रेस हो गया है, देन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, ठीक है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया। ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों, ये सब के सब डायरेक्टली जो है वो बीपी के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। ये सारे के सारे डायरेक्ट, मैंने बोल दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। ये लो, ये स्टाइल है, ये डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में बीपी की जो है वो प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीपी बढ़ेगा, जैसे जैसे हाई साल्ट इंटेक बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी वैसे बीपी बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इंक्रीज होगी वैसे बीपी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनेट है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। एग्जैक्ट कोजेज तो नहीं पता है, लेकिन रिस्क फैक्टर हमारे पास में जो है वो पता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन पे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये हाइपरटेंशन होता है वो किसी और डिजीज की वजह से होता है। समझ में आ रहा? यानी कि ये जो है वो बीपी इंक्रीज होगा लेकिन कोई डिजीज की वजह से होगा, कोई कंडीशन की वजह से होगा। जैसे सीकेडी हो गया, ठीक है, अरोटा में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई और ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो गया, तो ये इसके लिए जो है वो अंडरलाइन कंडीशन या डिजीज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो देखो, कोज्ड बाय
अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन। ये किसकी वजह से होता है? कोई ना कोई डिजीज की वजह से या कोई ना कोई कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज है। बिल्कुल, क्रोनिक किडनी डिजीज होगा तो दोस्तों किडनी जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, यूरिन को सही तरीके से पास आउट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। हाइपरवोलेमिया हो जाएगा मतलब बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हो गया CKD। नेक्स्ट, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि कशिंग सिंड्रोम है, देन हाइपरथायराइडिज्म है। तो दोस्तों कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है। ये सारे के सारे हार्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होता है। ठीक, कशिंग सिंड्रोम भी मैंने जो है वो दोस्तों आपका ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर ले रखा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। कशिंग सिंड्रोम में हमारे पास में जो एड्रेनल हार्मोन्स है उनकी अधिकता हो जाती है, एक्सेसिवनेस हो जाती है। वहां पे मैंने एक ट्रिक्स भी बताई थी, कशिंग सिंड्रोम समझ के कम मत समझ लेना, एडिसन डिजीज समझ के एड मत कर देना, जस्ट अपोजिट होता है। ऐसा मैंने डायलॉग वहां पे भी बताया था। तो कशिंग सिंड्रोम जो है वो कमी नहीं होती है, एक्सेसिवनेस होते हैं, और एडिशन समझ के एड मत कर देना, वहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एड्रेनल की अगर डेफिशिएंसी हो रही है वो एडिशन डिजीज होता है, और एड्रेनल ग्लैंड की जो है वो कमी हो रही है वो एडिशन डिजीज है, एक्सेसिवनेस हो रही है वो कशिंग सिंड्रोम है। तो एड्रेनल हार्मोन जो है वो ज्यादा इंक्रीज होंगे, कशिंग सिंड्रोम होगा, बीपी इंक्रीज होता है। ऐसे ही हाइपरथायराइडिज्म है, T3 T4 हार्मोन जो है वो इंक्रीज होंगे, तो वहां पे हमारे पास में जो हो तो बीपी जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा। कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा क्या है? जैसे ये हमारे पास में दोस्तों हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट में हमारे पास में सही तरीके से नहीं बना, थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये हमारे पास में दोस्तों हार्ट है, ठीक है, हार्ट में हमारे पास में ये 4 चेंबर हो गए, और यहां से अरोटा जाती है। अब ये अरोटा जो है वो हमारे पास में बीच में से अगर मान लो नेरोइंग हो जाए, यानी कि जैसे मैं इस अरोटा के इस पार्ट को लूं तो ये अरोटा किस जो है वो इस तरीके की हो जाए, मान लो अरोटा जो है हमारे पास में इस तरीके को होगा, जिसको बोलते हैं कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा। ठीक है, तो कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा हो जाए यानी कि बिल्कुल जो है वो नेरो हो जाए, तो उसमें भी हमारे पास में बीपी जो है वो इंक्रीज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड जो है वो कहां जाएगा? अरोटा के अंदर। अब ये अरोटा नेरो होगी, सपोज कीजिए पानी के पाइप को जो है वो जाने के लिए इतना बड़ा पाइप है, अगर उस पाइप को हटा के हमने इतना सा पाइप लगा दिया तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो वो कोट्रैक्शन ऑफ अरोटा की वजह से भी जो है बीपी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, प्री एक्लैम्प्सिया। प्री एक्लैम्प्सिया भी मैंने जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। ठीक है, आप कहोगे कि सर हर डिजीज के लिए आप कहते हो कि ये बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, तो दोस्तों अब तक हमने 231 टॉपिक कर लिए हैं, तो कुछ तो किया ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो चीज हुई है उसी के बारे में बताऊंगा, जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड्स थे, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स थे, उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्क फैक्टर। ऑल ओवर हम हाइपरटेंशन को ले लेते हैं, उसके रिस्क फैक्टर को पढ़ेंगे। अच्छा, रिस्क फैक्टर को पढ़ने से पहले मैं अदर्स भी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि और भी होते हैं। अदर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास में आता है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कौन सा होता है? जैसे मैं यहां पे अदर्स की ले लेता हूं, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास में डायस्टोलिक इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिंपल है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में क्या होगा, सिर्फ सिस्टोलिक इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक नहीं होगा। जैसे 150/80 mmHg। अब बताओ, इसमें नीचे वाला है हमारे पास में डायस्टोलिक, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन ऊपर वाला सिस्टोलिक जो है वो बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। ऐसे हो गया हमारे पास में आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। जैसे हमारे पास में 130/90 आ जाता है, तो देखो ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला तो हाइपरटेंशन में नहीं है क्योंकि 140 तक नहीं पहुंचा, लेकिन नीचे वाला पहुंच गया, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट
कोट हाइपरटेंशन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है दोस्तों, मतलब कि घर पे अगर चेक करोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हॉस्पिटल सेटिंग में जाओगे जो व्हाइट कोट वाले आपका बीपी चेक करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद जो हो बीपी इंक्रीज होता है। कई कई पर्सन ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोस्तों, कि सफेद कपड़े देख के ही जो है वो डर जाते हैं और उसमें बीपी जो है वो इंक्रीज होता है। इसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये कुछ अदर टाइप के थे जो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि कल को अगर मान के चलिए कल को कोई ये न कह दे कि सर ने हमें ये चीज जो है वो नहीं करवाई है। तो मैंने 3 बता दिए, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, एग्जांपल भी बता दिया था। सेकंड है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, मतलब सिस्टोलिक ही हाइपरटेंशन में आएगा, बाकी चीजें नॉर्मल रहेगी। और तीसरी हमारे पास में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, उसमें क्या होता है हमारे पास में, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हमारे पास में जैसे हॉस्पिटल सेटिंग में जाएंगे तो बीपी देखेगा, बाकी घर की सेटिंग में करोगे तो बीपी इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, तो ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पूरी स्लाइड ही जो है वो इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आ गया नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, फिर हम पढ़ेंगे मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर इन द सेंस उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एज, एज को आप मॉडिफाई कर सकते हो? जी नहीं दोस्तों, एज बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अगर मॉडिफाई करते तो कोई भी इंसान जो है वो बूढ़ा ही नहीं होता, ठीक है, सब मॉडिफाई करके वापस 30 ईयर की एज में आ जाते, 25 ईयर की एज में आ जाते, ठीक है। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर में आता है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। हाँ, मॉडिफाइबल में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ओबेसिटी हो गया, तो यार हमारे ऊपर डिपेंड है, हम चाहे तो पतले हो सकते हैं। ऐसे फेट डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गया, हम चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, वो हो गया मॉडिफाइबल फैक्टर। तो सबसे पहले हम नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर को ले लेते हैं, उसमें आ गया हमारे पास में एज मोर देन 55 ईयर्स, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बीपी की जो है वो बढ़ेगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास में बीपी की जो है वो शिकायत बढ़ेगी। देन मेल जेंडर, मेल में जो है वो हाइपरटेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे, अर्ली लाइफ में, स्टार्टिंग लाइफ में जो है वो हमारे पास में, स्टार्टिंग लाइफ इन द सेंस अगर आप 40 से 60 साल की एज की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो मेल के अंदर देखने को ज्यादा मिलेगा। 60 से 70 ईयर की एज में करोगे तो मेल फीमेल इक्वल हो जाता है, लेकिन 70 साल के बाद में करोगे तो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो फिर उसमें आने वाली संतति या बाकी लोगों को भी जो है वो हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है रेस। रेस यदि कि जैसे मोर कॉमन इन अफ्रीकन डिसेंट, जो अफ्रीकन पीपल्स है उसमें हाइपरटेंशन ज्यादा देखने को मिलता है। देन हम कहें कि इंडियन या जो एशियन है उसमें कम देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास में नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल फैक्टर में आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में ओबेसिटी। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बता दिया था कि जैसे जैसे ओबेसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट हाई साल्ट या हाई फैट डाइट, अगर हाई साल्ट इंटेक करोगे या हाई फैटी डाइट लोगे तो भी जो है वो हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों, बीपी जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्मोकिंग। यस, ज्यादा स्मोकिंग होगा हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, स्मोकिंग जितनी कम होगी हाइपरटेंशन उतना ही जो है वो कम होगा। जो पर्सन अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें भी जो है बीपी की शिकायत ज्यादा देखने को मिलेगी। फिजिकल इनएक्टिविटी, वही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अगर आप फिजिकली इनएक्टिव रहोगे, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करोगे तो भी आपके पास में जो है वो बीपी इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना जो है वो बीपी इंक्रीज मिलेगा। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपको पता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो आता है हमारे पास में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर इंक्रीज रहेगा, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज आएगा वैसे वैसे जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, बीपी की शिकायत बढ़ेगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन जो है वो बढ़ेगी। तो ये हमारे पास में कुछ रिस्क फैक्टर थे, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल, दोनों को हमने जो है वो ले लिया। देन उसके बाद आता हमारे पास में
पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट था हमारे पास में प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन में तो एग्जैक्ट कोजेज ही नहीं पता है, ठीक है। सेकंड आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसमें किसी और डिजीज की वजह से जो है वो हमारे पास में हो रहा है, तो इसमें हम प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही देखेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को तो आपको बताइए, ठीक है, वन बाय वन करके मैं वर्बली बता देता हूं, वैसे मैंने बता भी दिया है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जैसे सीकेडी हो गया, सीकेडी हो गया तो बीपी जो है वो इंक्रीज कैसे हो जाएगा, क्योंकि यूरिन पास आउट नहीं होगा, यूरिन जो है वो बनेगा ही नहीं, यूरिन नहीं बनेगा तो हाइपरवोलेमिया हो गया, तो वो सारी चीजें। ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरोटा आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो आर्टरी नेरो होगी, अरोटा जो हो नेरो होगी तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। T3 T4 इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से बीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। ऐसे आ जाता है हमारे पास में हाइपर एल्डोस्टेरोन कसिंग सिंड्रोम, उसमें हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में एड्रेनल हार्मोन इंक्रीज होंगे तो वो बीपी को इंक्रीज करेंगे, जो हमारे पास में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो, बीपी इंक्रीज होगा। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो कैसे हो रहा है वो तो सारी चीज आपको पता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी तो आपको पता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में एक चीज बताई थी कि एग्जैक्ट जो है वो रीजन नहीं पता है, लेकिन उनकी वजह से क्या क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी हम मैकेनिज्म लेंगे, ठीक है। कि जैसे सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से बीपी इंक्रीज होता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन क्यों हो रहा है ये पता नहीं चलता प्राइमरी में, समझ में आ गया। ऐसे ही रास मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक्टिवेटेड क्यों हो रहा है, ठीक है, हालांकि बीपी जैसे कम होता है तो उसमें होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो नहीं पता है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है, जेनेटिक और एनवायरमेंट के बीच में जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो हमारे पास में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो दोस्तों पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड कार्डियक आउटपुट वो इंक्रीज हो रहा है। कार्डियक आउटपुट आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, ठीक है, ये हमारे पास में कार्डियक आउटपुट है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज हो जाए तो फाइनली जो है वो बीपी जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म होता है हमारे पास में ओवर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन का जो है वो ओवर एक्टिवेशन हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है, ये भी मैंने करवा रखा है दोस्तों, जो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर अच्छी तरीके से करवा रखा है, पूरी डिटेल से करवा रखा है कि सिंपैथेटिक में क्या होगा और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा। तो दोस्तों सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है, तो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है तो उसमें हमारे पास में वेजो कंस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस ये भी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन में जो है वो, या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में जो है वो इंक्रीज होती है। तो ओवर एक्टिवेशन हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, एंड इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रास मैकेनिज्म, रास एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से फाइनली जो है बीपी इंक्रीज होगा। अभी हम रास मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास में मैनेजमेंट में हमारे पास में बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ठीक है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन में डिक्रीज नाइट्रोक्स ऑक्साइड आएगा एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज होगा। नाइट्रस ऑक्साइड डिक्रीज होता है तो बीपी जो है वो हमारे पास में जो है वो इंक्रीज होता है, जस्ट अपोजिट होता है। एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन मतलब शरीर के अंदर ही जम जाना। अब बॉडी के अंदर हमारे पास में दोस्तों सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा, ठीक है। वाटर रिटेंशन होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा, सोडियम है तो भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फाइनली जो है वो बीपी इंक्रीज हो गया। कहने का तात्पर्य यही है
कि ये सारी मैकेनिज्म जो है वो चलती है, लेकिन एग्जैक्ट क्यों चल रही है उसका प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई पता नहीं होता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन के अनुसार जो है वो चलता है। अब हम रास मैकेनिज्म ले लेते हैं। रास मैकेनिज्म में किस तरीके से जो है बीपी इंक्रीज होता है उसको हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे मैनेजमेंट भी जो है वो हमारे पास में इसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर से हम पहले जो है रास मैकेनिज्म लेंगे। रास मैकेनिज्म कहाँ रह गया? ठीक है, चलो रास मैकेनिज्म यहीं पे ले लेते हैं। रास मैकेनिज्म मैंने रखा तो था, ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास में रास मैकेनिज्म है। इसमें देखो कि एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले जैसे बीपी मान लो डिक्रीज होता है, ठीक है, बीपी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगा। बीपी जो है वो डिक्रीज होगा तो इसको मैं यहां पे न लिख के ऊपर लिखता हूं। सबसे पहले क्या होता है, बीपी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज रहेगा। डिक्रीज रहेगा तो ये किडनी एक्टिवेटेड होगी। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस है, वहां से ब्लड जो है, या हम कहें ब्लड जो है वो फिल्टर होता रहता है। अब वहां से जो है वो हमारे पास में सबसे पहले जो है वो रेनिन सीक्रेट होगा। ध्यान से समझना, क्योंकि ये फिर मैनेजमेंट में हम नहीं पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में डायरेक्ट में जो है इस पे शॉर्टकट में चलूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि रेनिन जो है वो हमारे पास में सीक्रेट होगा। रेनिन कहां से सीक्रेट होता है? ध्यान रखना, रेनिन जो है हमारे पास में किडनी से सीक्रेट होता है। किडनी में भी कहां से? ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में भी कहां से? अच्छा, किडनी में भी कहां से? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन्स में भी कहां से? ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में भी कहां से दोस्तों? जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वहां से सीक्रेट होता है। और कब सीक्रेट होता है? जैसे ही बीपी डिक्रीज होता है, जैसे ही वहां पे प्रेशर कम जाता है, तो वो सीधा कहेगी कि यार प्रेशर तो आ ही नहीं रहा, प्रेशर नहीं आ रहा, तो वहां से रेनिन जो है वो सीक्रेट कर देगी। समझ में आ गया? तो रेनिन कहां से सीक्रेट हो रहा है? किडनी से। किडनी में भी कहां से? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन्स में भी कहां से? ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में भी कहां से? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल से जो है वो सीक्रेट होता है। इसको हम कहते हैं रेनिन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है रेनिन, ठीक है, एक होता है रेनिन, RENNIN। ये जो है वो हमारे पास में स्टोमक से सीक्रेट होता है। ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक से सीक्रेट होता है। तो दोनों में जो है कंफ्यूज मत होना, चीजें पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेल से ही जो है वो पढ़ेंगे। RENIN रेनिन ये सीक्रेट होता है हमारे पास में किडनी से। RENNIN ये होता है हमारे पास में स्टोमक से। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन रेनिन ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास में रेनिन सीक्रेट होता है। अब ये रेनिन सीक्रेट होके कहां पे डाल देंगे? ब्लड में डाल देंगे। हार्मोन है, अब हार्मोन तो आपको पता ही है डायरेक्ट जो है ब्लड में डाला जाता है, इसीलिए तो इनको एंडोक्राइन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो जो है वो जैसे पेनक्रियाटिक है, जूस है, ये सब चीजें तो डक्ट के माध्यम से डालते हैं, लेकिन ये हार्मोन है डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है वो डाला जाता है। तो लीवर के अंदर एक प्रोटीन जो है वो सिक्रेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एंजियोटेंसिनोजन। जिस शब्द के पीछे भी नोजन वर्ड आ जाए ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में, ध्यान रखना। ये देखो नोजन है, समझ में आ रहा है? जिसके पीछे भी नोजन वर्ड है वो इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, एक्टिव क्या है? पेप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजन, तो नोजन वर्ड आ गया। ठीक है, तो दोस्तों सफिक्स के रूप में नोजन वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव फॉर्म। तो काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फिर वो एक्टिव में बदलेगा काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिनोजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, जो कहां से सीक्रेट होता है? लीवर से सीक्रेट होता है। हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ है, एंजियोटेंसिन कहां से सीक्रेट होता है, रेनिन कहां से सीक्रेट होता है, RENNIN रेनिन कहां से सीक्रेट होता है, ACE कहां से सीक्रेट होता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो अब ये रेनिन इसको क्या करता है? एक्टिव फॉर्म में बदलता है, और किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको अब एक्टिव फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है और उसको बदल देता है ACE। ACE क्या है दोस्तों? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ACE क्या है दोस्तों? ये है हमारे पास में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ACE जो है वो कहां से सीक्रेट हो रहा है? ये हमारे पास में लंग्स से सीक्रेट हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, लंग्स से सीक्रेट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है वो
बदल देता है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो हमारे पास में दो कार्य करता है। क्या करता है, एक तो सीधा सीधा जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा, जो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड थी उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसको जगा देगा। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन हो जाएगा। और वही कसिंग सिंड्रोम वाली चीजें आ गई, आगे ही नहीं आएगी। मैंने कहा था कसिंग सिंड्रोम मतलब एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होना या एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होना। तो देखो आगे कंडीशन। ठीक है, अब ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन कर देगा। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा दोस्तों, रीएब्जॉर्वेशन करवाएगा NaCl एंड H2O का, H2O और NaCl का रीएब्जॉर्वेशन करवाएगा। अब ये रीएब्जॉर्वेशन क्यों लिखा मैंने, एब्जॉर्वेशन भी हम लिख सकते हैं। तो हर एक चीज को रीएब्जॉर्वेशन इसलिए लिखा है क्योंकि दोबारा से वापस एब्जॉर्ब हो रहा है। कैसे कहते हैं ना कि री कर रहा है, +2 में अच्छे नंबर नहीं आए थे इसलिए वापस से री कर रहा है, रीटेक ले रहा है। ठीक है, तो री हो गया मतलब वापस से। अब वापस से कैसे दोस्तों, मैंने पानी पिया तो सीधा पानी पी गया, माउथ से सीधा स्टोमक में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन में वहां पे एब्जॉर्वेशन होता है। तो वाटर का बॉडी के अंदर एब्जॉर्वेशन हो गया। ठीक है, वहां पे रीएब्जॉर्वेशन नहीं कहेंगे, फर्स्ट टाइम में एब्जॉर्वेशन होगा। वो वाटर एब्जॉर्ब होकर हमारे पास में ब्लड में चला गया, ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, वो फिर किडनी में चला गया किडनी में ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर कर दिया। ठीक है, ग्लोमेरुलस ने उस पानी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में जैसे हमें पता चलता कि नहीं पानी की तो जरूरत है, ठीक है, या एल्डोस्टेरोन जानबूझ के वहां पे अटैक करेगा और उस पानी को वापस से नेफ्रॉन से वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए वहां पे उसको बोलागा रीएब्जॉर्वेशन। तो ये किडनी के अंदर जाके जो है वो हमारे पास में क्या करेगा कि रीएब्जॉर्वेशन करवाएगा, किसका, NaCl का। NaCl हमने माउथ से लिया, वहां पे एब्जॉर्वेशन, वहां पे रीएब्जॉर्वेशन। तो NaCl और वाटर का जो है वो रीएब्जॉर्वेशन कराएंगे। साथ के साथ ये एंजियोटेंसिन क्या काम कर रहा था, सीधा जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स पे जाके अटैक करेगा, और ब्लड वेसल्स पे जाके अटैक करके क्या करेगा दोस्तों, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। अब दोस्तों वेजो कंस्ट्रिक्शन हो चुका है, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्वेशन हो चुका है, तो इनकी वजह से, इन सब की वजह से फाइनली क्या होगा, हमारे पास में बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो कहते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में रास मैकेनिज्म। तभी तो जैसे हम कहते हैं एंजियोटेंस एसी इनहिबिटर देते हैं। बीपी जब इंक्रीज होता है तो एसी ही इनहिबिटर दिया जाता है, जैसे कैप्टाप्रिल, एनाप्रिल, ये सारी की सारी एसी इनहिबिटर है। एसी इनहिबिटर मतलब इस एसी को सीक्रेट नहीं होने देगी, ये जो एसी है इसको सीक्रेट नहीं होने देगी, इसको इनहिबिट कर देगी। इनहिबिट मतलब रोकने वाला। ठीक है, तो ये एसीई को रोक देगी, तो इसकी वजह से ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो आगे बीपी नहीं बढ़ेगा। तो कहते हैं ना कि बीपी के अंदर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एसी इनहिबिटर देते हैं। तो ये देखो इसलिए देते हैं, ऐसे हम लेसिक देते हैं, फ्रूसामाइड देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास में वाटर और NaCl जो हमारी बॉडी में है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेंगे, इसलिए हम जो है वो डायूरेटिक थेरेपी देते हैं। ठीक है, ऐसे हम जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन है भाई, कैल्शियम क्या करता है, स्मूथ मसल्स पे अटैक करता है। स्मूथ मसल्स में भी क्या करेगा कि जो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन है वो करवाता है। तो स्मूथ मसल्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो बीपी इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों, किसी चीज को रटो मत, रटी हुई चीज 2 दिन याद रहती है, बाकी चीज याद नहीं रहती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा। ऐसे डायूरेटिक देते हैं, डायूरेटिक में क्या होता है कि जो वाटर अंदर है उसको हम बाहर निकालेंगे तो बीपी कम हो जाएगा। एसी इनहिबिटर दिया जाता है। ठीक है, एसी इनहिबिटर क्या करेगा कि यहां पे इस एसी को सिक्रेशंस को रोक देगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं बदल पाएगा और बीपी आगे इंक्रीज नहीं होगा। ये पाथवे अगर यहीं पे आके रुक गया है तो आगे बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे हम जो है वो एड्रेनल एंटागोनिस्ट देते हैं ताकि एड्रेनल हार्मोन ही इंक्रीज ना हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो हम करते हैं, ये सारी चीजें आगे। ठीक है, अब फटाफट जो है वो हम लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में रास एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर जो है वो हम ले लेते हैं कि कैसे आप जो है वो पता लगाओगे, कैसे जो है वो आप बीपी को चेक करोगे, या मतलब कैसे कैसे फीचर्स होते हैं। ठीक है भाई, बीपी किसी को ज्यादा होता है तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसको हम लेते हैं। सबसे पहले इट्स ऑफन एसिम्प्टोमेटिकली,
और इसकी वजह से इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर डिजीज। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अंदर ही अंदर जो है वो आदमी को मार देती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ओपनली जो है वो ये साइलेंट किलर है अंटिल कॉम्प्लिकेशन अकर। जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता तब तक तो पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन से जो है वो हमारे पास में फीचर्स है। ठीक है, हम फीचर्स की बात करेंगे, आगे हम डायग्नोस्टिक भी देखेंगे। हालांकि डायग्नोस्टिक बहुत ईजी है, हाइपरटेंशन के लिए कोई डायग्नोसिस नहीं होता, सिंपली हम बीपी चेक कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि हाँ इसको जो है वो दिक्कत है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स हम पहले लेते हैं कि किसी को अगर बीपी इंक्रीज है तो हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। पहले अगर हम डायग्नोसिस ले लें तो ज्यादा सही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे आ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हाइपरटेंशन है, तो ये हाइपरटेंशन जो है वो एक साइलेंट किलर डिजीज है। मतलब पहले तो जो है वो पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में जब कॉम्प्लिकेशन आती है तो हमें पता चलता है। पॉसिबल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हेडेक देखने को मिलेगा और स्पेशली ऑक्सीपिटल। क्लाइंट कहेगा कि पीछे की साइड में हमेशा दर्द रहता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल, ये जो हमारे पास में ऑक्सीपिटल वाला एरिया है उसमें कहेंगे कि हमेशा जो है वो हेडेक रहता है। ठीक है, ये फ्रंटल एरिया, ये हमारे पास में टेम्पोरल, ये पैराइटल और ये ऑक्सीपिटल। तो पीछे की साइड में जो है वो सिर हमेशा दुखेगा, तो हेडेक देखने को मिलेगा। और हेडेक भी कौन सा दोस्तों, ऑक्सीपिटल हेडेक जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अर्ली मॉर्निंग में जो है वो आपको हेडेक देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिजीनेस एंड ब्लड विजन। डिजीनेस एंड ब्लड विजन एक्चुअली क्या करता है, जब बीपी ज्यादा इंक्रीज होता है तो वो रेटिनोपैथी भी कोज करता है। तो जो हमारे पास में आई के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें धुंधलापन दिखाई देता है, ब्लड विजन जो है वो हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन क्या है दोस्तों, हार्ट रेट इतनी बढ़ जाती है, ज्यादा वॉल्यूम है, बीपी ज्यादा है तो उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट को ज्यादा काम करेंगे तो इतनी आवाज करेगा, इतनी जो है वो हार्ट बीट करेगा कि बिना स्टेथोस्कोप के भी हम सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। एक होता है पैल्पेशन, पैल्पेशन मतलब हम टच करके किसी ऑर्गन को फील करते हैं, वो होता है पैल्पेशन। वो हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन का एक टाइप है। पैल्पिटेशन मतलब हार्ट रेट इतनी लाउडर हो जाती है कि हमें बिना स्टेथोस्कोप के भी जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट एपिटैक्सिस, नोज ब्लीडिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि बीपी जब ज्यादा इंक्रीज होता है तो हमारे जो नाक के अंदर ब्लड वेसल्स है वो काफी ज्यादा थिन होती है, वो रप्चर हो जाती है और नाक से खून आना चालू हो जाता है। फटीग हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर सीवियर हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये तो बेसिकली पॉसिबल सिम्टम्स है जब नॉर्मली थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन है। अगर सीवियर हाइपरटेंशन होगा तो कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है तो कंफ्यूजन, ठीक है, देन उसके बाद चेस्ट पेन, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट को काम करना पड़ा है। एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड हिमेचूरिया। हिमेचूरिया क्या होता है दोस्तों, यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड पार्टिकल चले जाते हैं, ब्लड चला जाता है, इसको हम बोलते हैं हेमेचूरिया। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास में नेफ्रॉन्स को भी डैमेज करके वहां से जो है ब्लड निकाल देता है। तो ये हमारे पास में कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये दोस्तों हर ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन हार्ट को भी अटैक करता है, ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है, आई को भी नुकसान पहुंचाता है, किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है, वेस्कुलर सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब कुल मिला के ऑलमोस्ट सभी जो हमारे पास में ऑर्गन्स है या जो बाकी सिस्टम है उन सबको भी नुकसान पहुंचाता है। तभी तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारी चीजों को जो है वो अफेक्ट करती है। तो वन बाय वन करके लेते हैं कि हार्ट को किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करता है, ब्रेन को किस तरीके से करता है, किडनी को किस तरीके से करता है, आई को किस तरीके से करता है, वेस्कुलर सिस्टम को जो है वो किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले हार्ट को, तो एक्चुअली क्या करता है कि जैसे अगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा, एलवीएच। ठीक है, हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, अभी ऑल ओवर कॉम्प्लिकेशन और आएंगे हमारे पास में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करेगा तो कोई भी चीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी जो है वो देखा होगा कि जैसे जिराफ के पहले आगे वाली टांगे जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जब सारी चीजें वनस्पति कम हो गई थी तो उछल उछल के ऊपर की चीजें खाने लग गया था, तो उसकी टांगे बड़ी होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अगर कोई चीज ज्यादा वर्क करती है ना
तो फिर वो जो है वो बढ़ ही जाती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा, हार्ट फेलियर जो है वो हमारे पास में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम आ गया, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है। कोई भी चीज एक बार ज्यादा 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 करते करते काम करते करते एक दिन तो थक ही जाएगी, ठीक है। तो हार्ट फेलियर हो जाएगा एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी डिजीज है, इनकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हर एक डिजीज के लिए कम से कम 2-2 घंटे चाहिए, ठीक है। जैसे हार्ट फेलियर हो गया, हालांकि हार्ट फेलियर मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा, राइट साइड लेफ्ट साइड सारे करवा रखे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी मैंने करवा रखी है, एमआई शायद करवा रखा होगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम करवा देंगे। तो ये बेसिकली हार्ट पे जो है वो ये सारी चीजें कोज करता है। अब जब हम पढ़ेंगे, जब हम हार्ट फेलियर पढ़ते हैं तो उसमें भी मैंने आपको बताया था इटियोलॉजी में कि हाइपरटेंशन होता है। ऐसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज जब मैंने बताई थी तभी भी मैंने बताया था कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन की वजह से होती है इटियोलॉजी के रूप में। ऐसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन की वजह से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या करता है दोस्तों, स्ट्रोक, सीवीए, इसको भी मैंने आपको बताया था। और सीवीए के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सीवीए जो होता है, स्ट्रोक होता है, उसमें हमारे पास में मेजोरिटी 60% जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी। हाइपरटेंसिव मतलब इंक्रीज बीपी की वजह से, एंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में जो है वो सेल्स में डैमेज हो जाना, एंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन चेंजेज या ब्रेन सेल्स डैमेज। तो एंसेफेलोपैथी होती है किसकी वजह से होती है दोस्तों, हाइपरटेंशन की वजह से होती है, ठीक है। एंसेफेलोपैथी की भी मैंने बहुत क्लास ली हुई है, उसमें आपको सारी एंसेफेलोपैथी, हेपेटिक की वजह से एंसेफेलोपैथी होती है, ये सारी चीजें मैंने करवाई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों किडनी। किडनी में किस तरीके से अटैक करता है, तो दोस्तों ये क्रोनिक किडनी डिजीज को करता है, प्रोटीनयूरिया को जो है वो कोज कर सकता है। देन आइज में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी को बीपी बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो उसको हमेशा के लिए रोशनी भी जा सकती है। क्यों जा सकती है, क्योंकि ये रेटिनोपैथी कोज करता है। रेटिनोपैथी इन द सेंस न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी को जो है बेसिकली कोज करता है। रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जो हमारे पास में रेटिना में स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स है, अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, तो वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी हो रही है किसकी वजह से, बीपी इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर जो है वो सिस्टम में क्या होता है, एनोरिज्म। एनोरिज्म क्या होता है, एक्सेसिव डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे हमारे पास में ये कोई ब्लड वेसल्स है, अगर ये ब्लड वेसल जो है वो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों एनोरिज्म, ठीक है। एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें अलग अलग सिस्टम में जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे हम पता लगाएंगे कि इस पर्सन को जो है वो हाइपरटेंशन है, तो डायग्नोसिस बहुत इजी है, ठीक है। क्या है, बीपी हम चेक कर लेंगे, सिंपली हम बीपी चेक कर लेंगे, पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में डायग्नोसिस आ गया ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। कोई बड़ा टेस्ट नहीं करना, कोई सीटी स्कैन एमआरआई नहीं करवानी, कोई टेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली हम बीपी चेक कर लेते हैं। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसको जो है वो बीपी हमारे पास में सिंपली अगर हमारे पास में 140/90 से ऊपर आएगा, देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब इससे कितना ऊपर आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अलग बात है। देन बीपी चेक करने के लिए रेस्ट फॉर 5 मिनट, सीटेड पोजीशन एंड करेक्ट कफ साइज, ठीक है। बीपी जब चेक करते हैं तो कोई भी पर्सन आपके पास में आया है कि मेरा बीपी चेक कर दो, तो तुरंत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुरंत क्यों, क्या पता वो सीढ़ियां चढ़ के आया वो, क्या पता वो दौड़ के आया वो, ठीक है। तो तुरंत बीपी चेक आपको नहीं करना, इवन चल के तो आया ही है, ज्यादा भी नहीं तो, ठीक है। तो उसमें कम से कम उसको बैठा के रखो और 5 मिनट बैठा के रखो ताकि वो सेटल्ड हो जाए, ठीक है। एंड पोजीशन जो है वो जहां तक हो सके बिल्कुल सीट वाली पोजीशन, मतलब बिल्कुल बैठ के जो है बीपी चेक करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बैठ के बीपी चेक करना चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास में स्फेगोमैनोमीटर है वो भी बिल्कुल इक्वल पोजीशन में रहना चाहिए। और करेक्ट कफ साइज का जो है वो कफ लेना चाहिए, करेक्ट कफ साइज का लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटा ले लोगे तो भी दिक्कत है, बड़ा ले लोगे तो भी दिक्कत है, अगर हमारे पास में स्मॉल ले लोगे तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत ज्यादा टाइट बांध दोगे तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा लूज बांध दोगे तो भी दिक्कत है। ये सारे कफ साइज मैंने आपको ब्लड प्रेशर के अंदर करवा रखे हैं। कैसे, कि अगर आपके पास में कफ साइज छोटा है तो बीपी आपको इंक्रीज मिलेगा, कफ साइज बहुत बड़ा है तो बीपी आपको डिक्रीज मिलेगा। अगर आपके पास में आपने बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया है तो बीपी की रीडिंग फास्ट आएगी, लोअर आएगी। अगर आपने कफ साइज जो है वो बहुत लूज बांध दिया है तो रीडिंग
फॉल्स आएगी, हाई आएगी। तो ये सारी चीज मैंने जो है वो करवा रखे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। देन उसके बाद 5 मिनट आपने रेस्ट करवाया, ठीक है, सीट पे बैठाया और करेक्ट कफ साइज जो है वो आपने अप्लाई की। ये करने के बाद आप बीपी चेक करोगे। और फिर उसके बाद एवरेज टू लिस्ट रीडिंग ऑन सेपरेट ओकेजन, दो अलग अलग ओकेजन पे कम से कम 2 रीडिंग लोगे। ऐसा नहीं कि आज रीडिंग ले लिया, हो सकता है किसी कारणवश आज बीपी ज्यादा आ जाए, कोई ऐसी न्यूज उसने सुन ली हो जिसकी वजह से उसका बीपी हाई हो जाए, तो कम से कम एटलीस्ट 2 रीडिंग तो जो है वो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। फिर उनका एवरेज जो है वो निकालना है। क्लियर? या तो सुबह की, देन शाम की, या फिर कम से कम आज सुबह ले लिया 7 बजे, फिर कल सुबह आप 7 बजे लोगे। तो इस तरीके से आप जो है वो फिर कंफर्म करोगे कि हाँ इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस। बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए उसके लिए हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस और करवा सकते हैं, ठीक, ताकि कोई भी कॉजेज और कॉम्प्लिकेशन का जो है वो हम फाइंड आउट करवा सके। जैसे बीपी ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपने देख तो लिया, ठीक है, कि बीपी आपने देख लिया, बीपी चलो ये आ गया 140/90 आ गया, या मान लो कोई भी एक्स पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक्स आदमी है, उसका बीपी आया 140/92, ठीक है, mmHg ये बीपी आया, तो आप इसको ये तो कह सकते हो कि हाँ इसको हाइपरटेंशन है, ये हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, ठीक है, आपने चेक कर लिया, आपने डायग्नोसिस कर दिया। लेकिन इस हाइपरटेंशन की वजह से ये कब से है और कब से होने के बाद ये बाकी ऑर्गन को कितना इंपैक्ट कर चुका, उसके लिए तो टेस्ट करोगे, ठीक है। बीपी आपने चेक कर लिया, हाइपरटेंशन आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसकी वजह से बाकी चीजें कितनी दिक्कत कर रही है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे पास में आ जाता है सीबीसी करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल फॉर सीएडी के लिए, देन फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो चेक करेंगे, एंड रीनल फंक्शन टेस्ट हम देखते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन देखेंगे, ताकि वहां पे कोई किडनी फेल तो नहीं हुई है हाइपरटेंशन की वजह से। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको पता ही है दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू हमारे पास में 7 टू जो है वो 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो ये सारी चीज देख देंगे। देन उसके बाद यूरिन एनालिसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, यानी कि प्रोटीन सब्सटेंसेज इन यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन सब्सटेंसेज तो जो है वो नहीं है। बेसिकली यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन जो है वो नहीं होती है, लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा हुआ तो नहीं है, वो देखेंगे। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखेंगे, ईसीजी मॉनिटरिंग देखेंगे, जिसमें हम जो है वो डिटेक्ट करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एरिथमिया को हम देखेंगे, एंड फंडोस्कोपी करेंगे आई की विजुअलाइजेशन के लिए हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। मतलब कुल मिला के हमने स्पाइरोमोनोमीटर से सिंपली बीपी चेक करके ये तो पता लगा लिया कि ये पर्सन जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से बाकी ऑर्गन कितने अफेक्ट हुए उनके लिए ये सारे टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग ग्लूकोज हार्ट सिस्टम के लिए, रीनल फंक्शन टेस्ट किडनी सिस्टम के लिए, यूरिन एनालिसिस किडनी सिस्टम के लिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हार्ट एंड किडनी के लिए, ईसीजी हार्ट सिस्टम के लिए, फंडोस्कोपी आई के एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? तो ये हम जो है वो टेस्ट करवाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। किस तरीके से जो है वो आप मैनेजमेंट करोगे? तो सबसे पहले हम जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। ये फर्स्ट लाइन होता है, माइल्ड केसेज में होता है। मान लो स्टार्टिंग में जैसे किसी पर्सन का बीपी जो है वो 130/80 आ गया, या 130 बाई जो है वो 84 आ गया, तो ये स्टार्टिंग है, हाइपरटेंशन की जो है वो स्टार्टिंग है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन जो है वो लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे। उसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस साल्ट इनटेक, यानी कि पर डे जो है वो लेस देन 5 ग्राम से जो है वो आपको नमक कम लेना है। यानी कि उसको स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपको नमक का सेवन जो है वो कम करना है, ठीक है। और नमक का सेवन जो है वो कम करना है तो कितना करना है दोस्तों, एटलीस्ट लेस देन 5 ग्राम पर डे जो है वो आपका नमक का सेवन जो है वो करना है। 5 ग्राम से कम ही आपको नमक का सेवन करना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी बीपी जो है वो आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट आता है मेंटेन हेल्दी वेट। मेंटेन हेल्दी वेट में हमारे पास में आएगा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वो लेस देन 25 होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल बीएमआई की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारे पास में 18.5 से लेके 24.9 आता है,
ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल बीएमआई है। ठीक है, तो वो नॉर्मल बीएमआई हम रखेंगे। बॉडी मास इंडेक्स, इसके ऊपर भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो क्लास ले रखी है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कितना नॉर्मल होता है, कितना ओवरवेट होता है, कितना अंडरवेट होता है, कितना माल न्यूट्रिशन होता है, कितना जो है वो ओबेसिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारा चीज जो है वो डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो हम बीएमआई जो है वो चेक करेंगे या बीएमआई को जो है वो कंट्रोल में लाएंगे, और बीएमआई एटलीस्ट जो है वो लेस देन 25 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 25 से ऊपर चला जाएगा तो फिर वो ओबेसिटी कंडीशन में चला जाएगा, ओवरवेट में चला जाएगा, सॉरी ओवरवेट में जाएगा, देन ओबेसिटी में जाएगा। देन उसके बाद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में कम से कम जो है वो एक सप्ताह के अंदर 150 मिनट तो हमें निकालनी चाहिए। अब 150 मिनट का मतलब हो गया लगभग 25 मिनट पर डे तो जो है वो हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, एक वीक के अंदर मोर देन, अगर आप 150 मिनट से ज्यादा करोगे अच्छी बात है, बट मिनिमम की अगर हम बात करें तो कम से कम 25 मिनट तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करनी ही करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड अल्कोहल एंड क्वाइट स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग को जो है वो हमें हटा देना चाहिए। एंड ईट डैश डाइट, डैश डाइट क्या है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट। डैश डाइट के लिए पूछा गया है, मैं बता दूं डैश डाइट किसमें दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डैश डाइट जो है वो हमारे पास में हाइपरटेंशन में दी जाती है। डैश डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, काफी ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, काफी ज्यादा वेजिटेबल्स होते हैं, और फैट प्रोडक्ट जो है वो कम होते हैं। ये स्पेशली जो है वो हम हाइपरटेंशन के लिए यूज लेते हैं। ध्यान रखना, डैश डाइट यूज करते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, और लो फैट डाइट होती है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट हम करते हैं स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस को कम करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस भी हाइपरटेंशन करता है। तो योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में करते हैं, और ये फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास में ट्रीटमेंट होता है माइल्ड केसेज के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, पहले हमने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया। अब अगर हमारे पास में बीपी जो है वो 140/90 mmHg या उससे ज्यादा रह रहा है, ठीक है, वो तो था क्या हमारे पास में कि 130 या 134 इतना था, मतलब हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा था, तो हमने ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया। अब बात आती है कि अगर बीपी बहुत ज्यादा है, ठीक है, 140/90 से ज्यादा ऊपर आ गया, तो हम क्या करेंगे। तो उसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये तो हम करेंगे, मेडिसिन तो हम देंगे, साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू चलेगी। ऐसा नहीं है कि अब मेडिकेशन पे ही रहेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे ना, वो चीज तो चलेगी, साथ में ये भी चलेगी। ठीक है, तो उसमें हम करते हैं हमारे पास में, तो उसमें हम ले लेते हैं सबसे पहले हम दोस्तों डायूरेटिक देते हैं। अगर कोई भी पर्सन या आप लोग जो है वो कम इमरजेंसी या कैजुअलिटी में कभी ड्यूटी की होगी, तो आपको पता होगा दोस्तों कि सिंपली जो है वो हमारे पास में जब भी कोई पेशेंट हाइपरटेंशन चाहता है, हम तुरंत उसको लेसिक्स दे देते हैं, डायूरेटिक दे देते हैं। ठीक है, थियाजाइड या लूप डायूरेटिक या हाइड्रोक्लोराइड जो है वो देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा और बीपी जो है वो कम हो जाएगा। तो थियाजाइड या हम कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड जो है देते हैं, जो कि रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे कि ब्लड के अंदर जो हमारे पास में वाटर क्वांटिटी है उसको यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो डायूरेटिक देते हैं। ठीक, डायूरेटिक हमेशा मॉर्निंग टाइम पे देनी चाहिए, इवनिंग टाइम पे, नाइट टाइम पे नहीं देनी चाहिए। क्यों, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नाइट टाइम पे दे दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। एक्चुअली नाइट टाइम पे दोगे तो बेचारा रात भर जो है वो टॉयलेट के चक्कर काटता रहेगा, इसलिए मॉर्निंग टाइम पे देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई हमारे पास में डायूरेटिक। नेक्स्ट आता है एसी इनहिबिटर। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर देते हैं, जैसे एनाप्रिल है, आइसोप्रिल है, कैटाप्रिल है। ये क्या करता है, ब्लॉक रास, ठीक है, ब्लॉक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को जो है ब्लॉक करता है। एसी इनहिबिटर मैंने बताया था, आ गया ये चीज। आगे चीज देख लो, ये मैंने कहा था ना, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एसी इनहिबिटर देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं बदल पाएगा। ठीक, तो वो आगे चीज जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एआरबी। एआरबी है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास में ये जो एंजियोटेंसिन है इसको जो ब्लो कर देते हैं। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में लोसार्टन है, वेलसार्टन है, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर, जो हमारे पास में एंजियोटेंसिन सेकंड था, ठीक है, इसके जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास में एंजियोटेंसिन सेकंड है, इसके रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो गए हैं तो फिर ये एड्रिनल पे एक्ट नहीं कर पाएगा, एड्रिनल ग्लैंड पे भी एक्ट नहीं कर पाएगा, और ये हमारे पास में जो ब्लड वेसल्स है उस पे भी एक्ट नहीं कर पाएगा। तो ब्लड वेसल्स को वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगा और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो कहीं पे भी रटना मत, सिर्फ और सिर्फ समझना। ठीक है, ये हो गया जैसे लोसार्टन, वेलसार्टन। नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी मैंने बता दिया था, जैसे कि हमारे पास में एम्लोडिपिन, ये क्या करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाता है। कैसे, अरे भाई जो हमारे पास में जो स्मूथ मसल्स है उसका कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है, कैल्शियम करवाता है। अब ये जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की बीच वाली लेयर किसकी बनी होती है, बीच वाली लेयर जो है वो हमारे पास में दोस्तों बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स की। तो ये बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन हमारे पास में करवाता है कैल्शियम। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देगा तो वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएगा तो वेजो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, वेजो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो बीपी इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से हो गए दोस्तों, एटिनोनोल है, मेटाप्रोलोल है। ये क्या करते हैं हमारे पास में, ये बेसिकली एड्रिनल हार्मोन जो है उसको रिड्यूस करते हैं, या हम कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको डिक्रीज करते हैं, मतलब रिड्यूस हार्ट रेट और आउटपुट को जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिकली ड्रग्स आ गई है। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इससे याद रखना कि जो हमारे पास में हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स है वो आती है ABCD। कोई दिक्कत है, ए से हमारे पास में दो आते हैं, कौन कौन से, ACE इनहिबिटर एंड ARB। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। देन उसके बाद बी से आएगा बीटा ब्लॉकर्स, सी से आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी से आएगा डायूरेटिक। ठीक है, तो ABCD देते हैं हम। समझ में आ गया किसका क्या क्या काम है, मैंने बहुत डिटेल से जो है वो आपको बता दिया है। क्लियर है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपली भाई हमारे पास में बीपी इंक्रीज हो गया तो हम जो हो बीपी को पहले तो डिक्रीज करेंगे और उससे रिलेटेड जो जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसको हम कम करेंगे, ये तो काम है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास में क्लास बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए फटाफट देखते हैं। मॉनिटर बीपी रेगुलरली, कोई भी पेशेंट है हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है तो उसका बीपी जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर जो है वो करेंगे। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशन एडियनेंस। जो क्लाइंट बीपी की दवाई ले रहा है उसको स्पेशली जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको कभी भी जो है वो इन दवाई को स्टॉप नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों आगे जाके जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए दवाई जो है वो टाइम टू टाइम आपको लेनी है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनकरेज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसको करेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए क्या क्या था हमारे पास में, डैश डाइट लोगे, देन कम से कम 25-30 मिनट तो आप एक्सरसाइज करोगे, साल्ट इंटेक डिक्रीज करोगे, फैटी डाइट आप नहीं लोगे। तो जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के फैक्टर थे वो सारी चीजों के लिए एनकरेज करेंगे। एंड मॉनिटर द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, कई बार क्लाइंट हाइपोटेंशन में चला जाता है तो उसके लिए भी जो है वो उसको बताएंगे, ध्यान में रखेंगे। एंड असेस द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके साइन को असेस करेंगे। जैसे किसी को रेटिनोपैथी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तो नहीं हो रहा है, या किसी को सीवीए तो नहीं हो रहा है, तो जो भी साइन कॉम्प्लिकेशन है उनको जो है वो असेस करेंगे एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन, कैसे हम हाइपरटेंशन से जो है वो बच सकते हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, हमें अपना बॉडी वेट जो है वो मेंटेन करना है। BMI एटलीस्ट जो है वो हमारे पास में लेस देन 25 होनी चाहिए, BMI जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्दी बैलेंस डाइट। ठीक है, हेल्दी बैलेंस डाइट में लो साल्ट डाइट, लो फैट डाइट, हाई फाइबर डाइट, हाई फ्रूट डाइट। ठीक है, ये लेंगे। देन उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, बिल्कुल कंटिन्यूस रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो होना चाहिए। अवॉइड टम्बाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग जो है वो सीजेशन होना चाहिए। एंड रूटीन बीपी जो है वो चेक करना चाहिए 18 साल के बाद में। 18 साल की एज आपकी हो चुकी है तो कंटिन्यूसली हर 2 महीने 6 महीने बाद आप बीपी जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में प्रिवेंशन। अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड की पॉइंट्स। फटाफट की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स में आ गया, हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज इज ऑफन एसिम्प्टोमेटिकली। ठीक है, हाइपरटेंशन को जो है वो हम साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब हाइपरटेंशन होता है ना, तब पता ही नहीं चलता। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पूरा घर कर लेता है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आती है, तब जाके पता चलता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। मोस्ट कॉमन मोस्ट केसेज आर प्राइमरी हाइपरटेंशन। मोस्ट केसेज जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं। ठीक है, मोस्ट केसेज में मैंने बताया था 80 to 90% प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। ओनली 10% जो है वो हमारे पास में 10 to 20% दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। कॉम्प्लिकेशन जो है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है? हार्ट में भी होती है, हार्ट को भी प्रॉब्लम करता है, ब्रेन को भी करता है, किडनी को भी करता है, आई को भी करता है, ब्लड वेसल्स को भी करता है। सारी डिटेल पड़ी थी। हार्ट में क्या क्या करवाता है, ब्रेन में क्या क्या करवाता है, किडनी में क्या क्या करवाता है, आईज में क्या क्या करवाता है, सारी चीज पड़ी थी। हार्ट में हमारे पास में एमआई करवाएगा, फटाफट ले लेते हैं। हार्ट में एमआई करवाएगा, सीएडी करवाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी कराएगा। ब्रेन के अंदर हमारे पास में सीवीए करवाएगा, ट्रांस इस्चेमिक अटैक करवाएगा। किडनी में हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर करवाएगा, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस जो है वो कोज करवाएगा। देन आई के अंदर हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो है वो कोज करवाएगा। ब्लड वेसल्स में हमारे पास में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। लाइफ स्टाइल चेंजेज में करेगा फर्स्ट लाइन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। लाइफ स्टाइल चेंजेज जो है वो हमारे पास में फर्स्ट लाइन है हमारे पास में हाइपरटेंशन को प्रिवेंशन की एंड कंट्रोल की। एंड डेस डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन हाईली रिकमेंडेड होती है किसके अंदर? हाइपरटेंशन के अंदर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया था। क्लियर है? डैश डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसके अंदर हाई फ्रूट दिया जाता है, देन हाई फाइबर दिया जाता है, लो फैट दिया जाता है एंड लो साल्ट डाइट दी जाती है, और ये एसटीएन के लिए जो है वो दी जाती है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो चुकी है, रोज लंबी थोड़ी थोड़ी क्लासें हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मेन चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज की क्लास से यहीं अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।